नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। देश की राजधानी नई दिल्ली के इंडिया गेट पर पीएम मोदी ने नेताजी की होलोग्राम वाली तस्वीर का उद्घाटन किया। उस जगह पर नेताजी की ग्रेनाइट की मूर्ति लगनी है, लेकिन जब तक मूर्ति का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक होलोग्राम वहां पर रहेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नेताजी ने स्वतंत्रता की भीख लेना मंजूर नहीं किया था और उन्होंने लड़कर स्वतंत्रता हासिल करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के बाद महान हस्तियों की याद को मिटाने और इतिहास को सीमित करने की कोशिश की गई। आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को अब डंके की चोट पर सुधार रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस मौके पर आपदा प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया। तब त्याग और बलिदानों का बोध रहे। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में लाखों उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई, लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। छत्तीसगढ़ में आज 3,841 नए कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में आज 3,021 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर 14.03% तक जा पहुंची है, तो वहीं 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 31,990 तक जा पहुंची है। तो 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसेस की तो 31,990 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में। वहीं रायपुर में सर्वाधिक 1,018 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग में 790 नए केस मिले हैं। बिलासपुर में 250 केसेस, बस्तर में 239, रायगढ़ में 291, जांजगीर में 117, जशपुर में 164, राजनांदगांव में 142, धमतरी में 130 और बालोद में 71 नए केसेस मिले हैं। मध्य प्रदेश की कोरोना अपडेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज 11,253 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब तक 8,94,159 संक्रमितों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो वहीं 8 मरीजों की आज मौत हुई है मध्य प्रदेश में आज 5,497 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या 67,136 हो गई है। एक्टिव केसेस की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़कर 67,000 के पार हो गई है। 20,749 लोगों का आज वैक्सीनेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों में रोजगार के 12 से 15 लाख नए अवसर तैयार करने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन कर दिया गया है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक की गई, जिसमें मिशन के स्वरूप और कामकाज के प्रारूप पर चर्चा की गई। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षण देकर उन्हें ट्रेन किए जाने की बात कही। जिन जिलों में पहले से उद्योग स्थापित है वहां उद्योगों की जरूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने युवाओं के बीच स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया। ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री ने आईआईटी, ट्रिपल आईटी और एनआईटी के डायरेक्टरों से भी सुझाव लिए। इस मौके पर नवा रायपुर में बने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन कार्यालय की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के नेतृत्व में सरकार ने नौजवानों के लिए रोजगार के कितने कौन कौन से और कैसे अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, उनके लिए किस तरीके से
बजट की व्यवस्था हो सकेगी, उनके लिए आने वाले समय में रोड मैप क्या हो सकता है और यहाँ के नौजवानों को नौकरी, रोजगार, स्वरोजगार में कैसे हम लोग इंगित कर सकते हैं, इसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी एक नई मिशन की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। डीजी सीआरपीएफ और एनआईए कुलदीप सिंह एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। पुराने पीएचक्यू में नक्सल को लेकर हुई अहम बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों पर चर्चा हुई, साथ ही आगे संचालित होने वाले अभियानों की रणनीति पर भी बातचीत हुई। बैठक में सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह के साथ डीजीपी अशोक जुनेजा, स्पेशल डीजी विवेकानंद सिन्हा, आईजी सीआरपीएफ समेत राज्य पुलिस के अधिकारी और सीआरपीएफ के भी अधिकारी शामिल रहे। बैठक के बाद कुलदीप सिंह ने एनआईए दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली और नया रायपुर स्थित नवनिर्मित एनआईए बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। नॉर्मली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और हमारा जो कोऑर्डिनेशन, समन्वय और ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में सब बातें हुई हैं। बहुत सारे कैंप्स लगने हैं, वो कैंप्स की प्रक्रिया भी ठीक चल रही है, कहीं पर कोई असुविधा नहीं है। छोटी मोटी कोई कोऑर्डिनेशन के इश्यूज जो हमारे रहते हैं उसको डीजी साहब से भी बात किया और चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात किया। सभी ने पूरा कोऑपरेशन देने का आश्वासन दिया है। डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ में हैं और यहां पे आज जो उनका जो पूरे दिन भर की अगर बात करें तो वो उन्होंने पुराना पीएचक्यू स्थित जो एडीजी नक्सल ऑपरेशन का जो ऑफिस है वहां पे बैठक की। बैठक की अगर बात करें तो डीजीपी अशोक जुनेजा समेत जो एडीजी है विवेकानंद सिन्हा वो वहां मौजूद थे। उसके अलावा सीआरपीएफ आईजी जो हैं रेंज के वो भी मौजूद थे और साथ ही जो अभी तक जो आगामी जो दिनों में अगर बात करें जो नक्सलियों के जो खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर चर्चा हो पाई है और उसके अलावा जो अभी वर्तमान में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर भी लंबी चर्चा हुई है। उसके अलावा अगर बात करें तो कुलदीप सिंह जो हैं जो सीआरपीएफ डीजी हैं उनके पास एनआईए डीजी का भी चार्ज है, तो वो अभी जो है रायपुर स्थित जो एनआईए कार्यालय है वो यहाँ पे है और अधिकारियों से अभी तक के जो कामकाज है उसकी समीक्षा यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ जो नया कार्यालय जो बन रहा है उसको भी देखने जाएंगे। उसके बाद वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि डीजी सीआरपीएफ जो है एक दिवसीय दौरों पे आए हैं और यहाँ पे जो अभी तक नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चले हैं उस पर लंबी चर्चा हुई और आगामी दिनों में किस तरीके से ऑपरेशन चलाना है उस पर खासतौर से राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के बीच में लंबी चर्चा हुई। कैमरामैन नजीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। धान खरीदी, किसान आत्महत्या और रोजगार मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि लगातार बारिश के चलते प्रदेश में धान खरीदी प्रभावित हुई है। ऐसे में एक सप्ताह का वक्त बढ़ाना काफी नहीं है। उन्होंने मांग की कि सरकार धान खरीदी के लिए 7 या 10 दिन बढ़ाने की बजाय ये सुनिश्चित करे कि हर किसान का धान खरीदा जाए। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्र में धान में अंकुरण आने लगा है। किसान आत्महत्या पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले 2 सालों में 230 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें 60% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। साथ ही रोजगार मिशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार के पास 2 साल ही बाकी है, लेकिन ये बात 5 सालों की कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि रोजगार और किसान के मुद्दे पर भाजपा 15 साल में जो नहीं कर सकी उसे कांग्रेस सरकार करके दिखा रही है। सरकार हर किसान से धान खरीदेगी। रोजगार मिशन का काम भी ऐतिहासिक होगा। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो किसान है और किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से नवंबर 2021 तक कुल 230 किसानों ने आत्महत्या किया है। न तो ये अनुसूचित जाति के संरक्षण कर पा रही है सरकार, न जनजाति के संरक्षण कर पा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास आंकड़े सही नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी के 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में किसानों के द्वारा किए गए आत्महत्याओं के आंकड़ों को भी बताना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए ऐतिहासिक समय चल रहा है। हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद रहे हैं।
भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने जगदलपुर में कांग्रेसी पार्षद के कथित घूस लेने वाले मामले को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने के लिए एक हितग्राही से 25-25 हजार रुपए घूस में लिए गए हैं और ये मामला इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लोग शपथ पत्र के साथ पुलिस में शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आरोपी को संरक्षण देकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भाजपा इसके खिलाफ धरने पर बैठी है और पुलिस प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाती, एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि उनके इस आरोप पर कांग्रेस का जवाब आया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जांच होगी और जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और भारतीय जनता पार्टी जब तक एफआईआर नहीं करेंगे, इस बात को लेकर के अनिश्चित काल के लिए धरना पे बैठे हुए हैं कि उस घटना के तत्काल वहां पर इंक्वायरी कराए, उस पार्षद को बर्खास्त करे, जो गरीबों की पैसा ली गई हो पैसा वापस करे और उनके खिलाफ में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी करे। निश्चित तौर पर जगदलपुर की घटना में किसी भी प्रकार की सच्चाई होगी, उसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोषी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो या कांग्रेस से जुड़ा हो, भ्रष्टाचारी होता है। अब बात करते हैं दुर्ग की, जहां गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल पर रिसाली और भिलाई निगम को आखिरकार भिलाई स्टील प्लांट से जमीन मिल ही गई। एमओयू होने के 32 साल बाद बीएसपी ने 290 एकड़ जमीन दोनों निगमों को ट्रांसफर कर दी है। जमीन मिलने के एवज में रिसाली निगम ने करीब 2 लाख रुपए का चेक भिलाई स्टील प्लांट को दिया है। साथ ही 151 एकड़ जमीन ट्रांसफर के लिए जल्द ही एमओयू किए जाने पर सार्थक पहल भी हो गई है। इस मौके पर रिसाली निगम के महापौर शशि सिन्हा, भिलाई महापौर नीरज पाल भी उपस्थित थे। नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम विकास के लिए बीएसपी से लगातार भूमि की मांग कर रहा है। कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गृह मंत्री ने अपने निवास में फिर से बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 151 एकड़ जमीन ट्रांसफर की जाए और उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए और उसके बाद जमीन का ट्रांसफर किया गया। कोरोना को लेकर दिखाई गई आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आईबीसी 24 की खबर के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना किट में शामिल दवाओं को बदल दिया है। अब मरीजों को 7 की जगह 5 जरूरी दवाएं ही दी जा रही है, जिसमें पैरासिटामोल, सिट्राजिन, जिंक और विटामिन सी भी शामिल है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की दवा में अब कफ सिरप भी दी जा रही है। बता दें कि 18 जनवरी को आईबीसी 24 ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से बांटी जा रही मेडिकल किट को लेकर खबर दिखाया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बांटे जा रहे किट पर सवाल उठाया गया था। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर से बात कर बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर में लक्षण अलग होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में पुराने लक्षण के हिसाब से ही दवाइयां बांटी जा रही है। इसमें आइवरमैक्टिन और एंटीबायोटिक जैसी गैर जरूरी दवाइयां भी शामिल थी। अभी फिलहाल सेट्राजिन की टैबलेट, पैरासीटामोल की टैबलेट और एक कफ सिरप बांटी जा रही है लोगों को। जी, क्या है, अभी कफ आ रहा है लोगों को, तो वो उनको बाहर से परचेस नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है उनको कफ सिरप। हर जोन में गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर अपॉइंटेड हैं जो होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को 24/7 अपनी सलाह देते हैं। खबर आईबीसी 24 के असर का, जहां बलरामपुर में दिव्यांग हितग्राहियों को पेंशन नहीं मिल रही थी और इसके कारण वो परेशान थे। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मामले का संज्ञान लिया और गांव जाकर हितग्राहियों को उनका पेंशन दिया। मामला जमुआ तांड ग्राम पंचायत का है, जहां दिव्यांगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब भी वो सरपंच सचिव के पास जाते थे, वो उन्हें वहां से भगा देते थे। खबर दिखाए जाने के बाद जनपद सीईओ की टीम वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद पेंशन वो बांटते हुए नजर आए। साथ ही मामले की जांच की बात कही। जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी। दरअसल पंचायत सचिव ने बुजुर्ग हितग्राहियों को पेंशन बांट दिए जाने का फर्जी प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराया था और अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी। इस मामले में जनपद पंचायत ने सीईओ ने कार्रवाई की बात कही है। तो आपके द्वारा जब मुझे संज्ञान में लाया गया कि कुछ लोग का पेंशन भुगतान नहीं हुआ है, तो मैं स्वयं गया था और वहां जा करके सभी को जितना था सभी को जांच किया और
सभी जो लंबित था सभी का पेंशन भुगतान करा दिया। जगदलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम को देखते हुए जिला के साथ ही सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने शहर के होटल, लॉज सहित सार्वजनिक जगहों में जांच करते हुए कार्यक्रम स्थल लालबाग मैदान में भी जांच की। पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से भी संदिग्ध जगहों की जांच कर रही है। जगदलपुर शहर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, संजय बाजार, लालबाग कार्यक्रम स्थल, दलपत सागर सहित अन्य प्रमुख स्थानों में गश्ती दल की भी तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त शहर के होटल, लॉज, सराय, ढाबा की भी चेकिंग की जा रही है। होटलों में रुकने और आने वालों की भी जांच की जा रही है। हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जगदलपुर आने वाले लोगों की गतिविधियों पर भी पुलिस की निगरानी है। शहर में जितने भी सस्पेक्टेड पॉइंट है, संवेदनशील बिंदु, उस पर हमारी सिविल टीम लगातार नज़र रखी हुई है। और क्योंकि इस बार 26 जनवरी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण भी किया जाना है, तो सुरक्षा लेयर भी, सुरक्षा के लिए पर्याप्त जवान भी पुलिस मुख्यालय से इसके लिए प्रदान किए गए हैं। आइए देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच देश में संक्रमण की तीसरी लहर अपने चरम पर पहुंचने की संभावना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण में ये जानकारी दी गई है। आर वैल्यू बताती है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। यदि ये दर 1 के नीचे चली जाती है तो ये माना जाता है कि वैश्विक महामारी समाप्त हो गई है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,197 नए मामले सामने आए। इतने ही वक्त में 34 और लोगों की महामारी से मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर घटकर आज 13.32% हो गई है। महाराष्ट्र में आज 40,805 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में सक्रिय मामले बढ़कर 2,93,305 हो गए हैं। वहीं 44 लोगों के कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। मुंबई में आज कोरोना के 2,550 नए मामले दर्ज किए गए। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है, ये कालखंड भी ऐतिहासिक है, ये स्थान जहां हम सब मौजूद हैं ये भी ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। बिग न्यूज के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते मरीजों ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से लगातार मौत के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी इसके कारण के जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद तीसरी लहर में हुई 105 मौतों की जांच शुरू हो गई है। ऑडिट के दौरान सामने आया कि 105 में से केवल 22 मौतें ही कोरोना के कारण हुई थी। बाकी लोगों की मौत अन्य बीमारियों की वजह से हुई है। वहीं विभाग 22 मृतकों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराने जा रहा है ताकि पता चल सके कि मृतकों को कौन से वेरिएंट का संक्रमण था। वहीं बस्तर संभाग के 3 जिलों में एक ही दिन में 100 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई है। इनमें ऐसे लोग भी ओडिशा से बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए थे। वहीं प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया था ताकि संक्रमण रोका जा सके। डिंडौरी जिले के रूसा गांव में बांध प्रभावित ग्रामीणों ने विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के काफिले को रोक लिया। विधायक के सामने ही जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। इस दौरान विधायक मरकाम असहज नजर आए। हालांकि करंजिया विकासखंड के बिठलदेह गांव में 63 करोड़ की लागत से विशाल बांध का निर्माण स्वीकृत हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बांध के बनने से बिठलदेह समेत 11 गाँव डूब जाएंगे। इस वजह से ग्रामीण बांध निर्माण के खिलाफ लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण न सिर्फ विधायक से नाराज नजर आए बल्कि सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। निरस्त करो हमारा ये नारा था। किसान बहुत आक्रोशित है। विठल बांध निरस्त होना चाहिए। विधायक से भी नाराजगी है, सांसद से भी नाराजगी है। अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि बना है और हमारे साथ कभी खड़े नहीं हो रहे। लोगों की जो मांग है
जनता के बीच में संवाद होना चाहिए। कोई भी विकास हो उसमें सभी लोग से चर्चा करके सभी लोगों के हित का ध्यान रख करके कदम उठाना चाहिए। ये हमेशा कोशिश रहता है। यूपी चुनाव में बीजेपी में हाल ही में शामिल हुई महिला नेताओं ने अब लखनऊ में डोर टू डोर रैली की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इन नेताओं के साथ मौजूद थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में या तो जेल वाले या फिर बेल वालों को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बीजेपी साफ छवि के नेताओं के साथ विकास के रास्ते पर चल रही है। वहीं हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी बीजेपी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। साथ ही कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आई रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने भी डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए वोट मांगा। इसके अलावा कांग्रेस की पोस्टर गर्ल रह चुकी प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार वोट मांगने के लिए सड़क पर उतरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज करते हैं, लेकिन सपा गठबंधन की पहली सूची के बाद दूसरी सूची नहीं आ पाई, क्योंकि पहली सूची में या जेल वाले थे या बेल वाले थे। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, आप लोग विजयी श्री का आशीर्वाद देते हुए भाजपा की फिर से सरकार बनाइए। साल मैंने बहुत ही बारीकी से सरकार का काम देखा है, बहुत निकट तरीके से सरकार के साथ काम किया है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के पक्ष में किया है, किसी और पार्टी ने इतना नहीं किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।